हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ स्प्रिंग्स। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो इस चैप्टर पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, कम टाइम में ही सेशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी सेम सेशन में आपको दो चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब एक चैप्टर का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया है, दैट इज द स्प्रिंग्स। और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम आप आगे पता करेंगे यहाँ पर, बट फिलहाल पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन 2012 का लिया गया है। बोलता है दैट द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन अ हेलिकल स्प्रिंग इज। भाई हेलिकल स्प्रिंग का मतलब क्या है? जो कि इसमें हेलिक्स से बने हुए हैं, गोल 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 गोल। अगर आपने किसी पर्टिकुलर वायर को बार बार राउंड करके एक स्प्रिंग बनाई है, वायर को राउंड करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है सर, चलिए समझ में आती है बात। अब वो तो खैर हमने फोटो देख लिया, उससे भी समझ में आ गया था, लेकिन फोटो दिख रहे हैं सर, दो फोटो बनाए हैं और एक डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम है जिसमें तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मार्किंग्स और लेबलिंग वगैरह भी की हुई है, लेकिन ये जो दो फोटोज दिख रही है, पहली फोटो ये है और दूसरी फोटो ये है, दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? देखिए दोनों में साफ साफ डिफरेंस क्या है कि सर ये जो वायर्स दिख रहे हैं जिनको आपने यहाँ पर राउंड फ्रेम करा है, इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है दूसरे वाले डायग्राम में। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। और इधर पहले वाले फिगर में तो ये डिस्टेंस साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना। अब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है एज द पिच। इसी को क्या बुलाया जाता है? एज द पिच। अब लेकिन सवाल ये आता है सर, पिच अगर कम करना है तो उसके लिए क्या कम करना पड़ेगा? कुछ स्टूडेंट बोलते सर डायमीटर कम कर दो वायर का तो वहां पर से काम बन जाएगा। नहीं भाई, वायर का डायमीटर तो दोनों में ही सेम है, लेकिन एक्चुअली एक स्प्रिंग क्या दिख रही है, उसके जो हमारे यहाँ पर सर्कल्स बन रहे हैं वो खिंचे हुए हैं, दूर दूर हैं। अब वो इसलिए खिंचे हैं क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? दिस एंगल इज मोर इन दिस सेकंड फिगर, है ना। अब अगर ये एंगल की बात करें तो इसी एंगल को बोल दिया जाता है एज द, क्या लिखा है यहाँ पर? दैट इज नोन एज कॉइल एंगल, या फिर आप इसी को बोल देते हो एज द हेलिक्स एंगल। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये एंगल अल्फा की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं 10 डिग्री से कम है ना, 10 डिग्री से कम है, तो ऐसे पर्टिकुलर स्प्रिंग को बोला जाता है एज द क्लोज्ड स्प्रिंग। क्या बोला जाता है? एज द क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। तो देखो मैंने नाम बता दिया। और अगर मान लीजिए यही एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से ज्यादा है तो उसको बोला जाता है एज द ओपन हेलिकल स्प्रिंग। तो इसका मतलब सर हेलिकल स्प्रिंग भी दो तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका हेलिकल एंगल या फिर जो कॉइल एंगल है वो क्या है। ठीक है सर। अभी फिलहाल जो मैंने पहला डायग्राम, पहला फोटो जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द फोटो ऑफ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, और ये किसका फोटो दिख रहा है? दिस इज द ओपन हेलिकल स्प्रिंग। वैसे तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली एंगल नहीं पता अपने को, लेकिन देखकर समझ में तो आ ही रहा है कि एंगल 10 डिग्री से ज्यादा है सेकंड वाले फिगर में और पहले वाले फिगर में 10 डिग्री से कम है। अब लेकिन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को बात करते हैं अब जरा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने एक्सियल फोर्स अप्लाई कर दिया, कैसा? टेंसाइल। तो एक बात बताओ, यहां से अगर मैंने फोर्स अप्लाई करा इस तरह से, इस डायरेक्शन में, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, तो अगर मान लीजिए लेट अस सपोज कि एक फोर्स मैंने यहां पर P अप्लाई करा है, तो ये फोर्स P हमारी स्प्रिंग की बॉडी में किस तरह से ट्रांसफर होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं इस पहले डायग्राम को जूम करके समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब कितना भी मैं जूम कर दूं यहाँ पर, एक एक जो वायर है ना उसको इंडिविजुअली अलग अलग करके आप लोग समझ पाओ तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत पास पास है, ये जो वायर है ये बहुत ज्यादा पास पास है। तो चलिए अभी फिलहाल जैसा भी आप समझ पाए यहाँ पर देखिए जरा। अगर मैंने फोर्स इस पर अप्लाई करा है, इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स अप्लाई करा है, तो होगा क्या? सर होगा ये कि ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये यहाँ से इस तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? ये सर इसमें इस तरह से ट्रांसफर होगा, ये पूरे के पूरे इस वाले में इस तरह से ट्रांसफर होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या डिफरेंस यहाँ पर? चलो मैं कलर अलग ले लेता हूँ। ये कलर तो दिख ही रहा है, ग्रीन कलर। ठीक है, फोर्स इस तरह से चलेगा, फिर सर घूम कर आएगा और फिर अगेन इसमें भी इस तरह से ही फोर्स चलेगा।
पीछे तरफ गोल घूम कर आया होगा स्प्रिंग, है ना। तो देखने को क्या मिल रहा है, इससे जो फोर्स ट्रांसफर हुआ है इस वायर में, ऑब्वियस ही बात है वायर में तो एक्सियल फोर्स ही लगाया गया था और एक्सियल फोर्स ही ट्रांसफर होगा। लेकिन क्योंकि जो वायर्स दिख रहे हैं क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग में, वो वायर्स हर बार क्या देखने को मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल ही है ना, क्योंकि इनका जो एंगल है ये तो एंगल बहुत कम है इंक्लिनेशन का। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर फोर्स है वो आपके थ्रेड की डायरेक्शन में ही है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है और थ्रेड का जो क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उनमें कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं कि जो भी पर्टिकुलर बॉडी से फोर्स ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा हॉरिजॉन्टली ही एक्ट कर रहा होगा। अच्छा सर, ये तो होगी बात किसकी, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग की। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ओपन की बात करता हूं तो चलो सर इधर फोर्स अप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो अब देखो यहां से फोर्स मान लीजिए इधर से ट्रांसफर हुआ इस तरह से, ठीक है। अब देखो जरा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, दिख रहा है अलग कलर, दिख रहा है अलग कलर। अब देखो यही फोर्स को मैं इस तरफ यहां से दिखा सकता हूँ, आया ना। अच्छा चलिए सर, यहां से इतना समझ में नहीं आ रहा, इधर से देखो चलो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो वायर के अलोंग चलेगा। अब क्योंकि वायर ही हमारा इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कुछ अलग है। और अगर ये एंगल अल्फा, जिसको हम लोग हेलिकल एंगल या फिर कॉइल एंगल बोल रहे थे, ये एंगल अल्फा क्योंकि ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, और दोनों ही कंपोनेंट्स काफी हद तक सिग्निफिकेंट रहेंगे। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, और वो कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू बी, लेट अस सपोज कि ये पी है, तो एक तो होगा पी कॉस अल्फा और दूसरा वाला जो यहाँ पर होगा दैट इज पी साइन अल्फा। आया ना, बोलो समझ में आ रही है बात। अब देखो जरा यहाँ पर बात को क्लियरली समझना, क्योंकि फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में हैं। एक फोर्स तो होगा यहाँ पर जो कि एक्सिस के पैरेलल सॉरी एक्सिस के अलोंग ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब जो आपका यहाँ पर सिलेंडर बना है ना, ये सिलेंडर जो बना है इस सिलेंडर की टेंजेंशियल डायरेक्शन में चल रहा है। एक फोर्स तो ये वाला है, ठीक है, ये टेंजेंशियल वाला है। अब टेंजेंशियल अगर फोर्स लगाया जाए तो जैसे अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ ही है, तो इस हाथ पे अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, ये इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आया ना, ये क्या कर रहा है, इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में, एक तो इस डायरेक्शन में भी होगा फोर्स, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक फोर्स है। ओपन हेलिकल स्प्रिंग में बात कर रहा हूं तब। अब अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो क्या कर रहा है, इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अब बीम भी तो आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो सर बीम में भी तो इसी तरह का जो ट्रांसवर्स फोर्स है वो बेंडिंग मोमेंट कॉज करता था। इसका मतलब मैं यहाँ पर से क्या बोल सकता हूँ कि जो हेलिकल स्प्रिंग में भी ओपन वाली है, क्योंकि उसमें एंगल अल्फा काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसमें एक्ट करेगा एक तो ट्विस्टिंग वाला, है ना। ट्विस्टिंग वाला कौन होता है, दैट इज योर टॉर्क, ठीक है। बेंडिंग कॉज करने वाला मोमेंट कौन सा होता है, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। एंड ऑब्वियसली बात है सर, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो शियर भी यहां पर प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक्ट करते हैं एक ओपन हेलिकल स्प्रिंग में बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एंगल अल्फा। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग में क्या देखने को मिला सर, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग में देखने को मिल रहा है कि सर जो हमारा फोर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। और अगर ऐसा है तो सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्क ही एक्ट करता हुआ माना जा सकता है, क्योंकि बाकी जो है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए एंगल ही बहुत कम है ना। तो बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो नेग्लिजिबल रहेंगे। इसका मतलब कि मैं क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहा हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्जन एक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आती है। अब अगर टॉर्जन एक्ट कर रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है, वो क्या कोशिश कर रहा होगा, वो कोशिश करेगा किसकी, ट्विस्टिंग की, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन में क्लोज हेलिकल स्प्रिंग पूछा है या ओपन हेलिकल स्प्रिंग पूछा गया है ना। तो क्या मेरे को बता सकते हो कौन सा पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शन में सिर्फ एक एक वर्ड ही लिखे हैं, एंड करके नहीं लिखा। और एंड मतलब भैया बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट कर रहा है, टॉर्क भी एक्ट कर रहा है, शियर भी एक्ट कर रहा है, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ओपन हेलिकल स्प्रिंग में। लेकिन अगर सिर्फ एक ही चीज लिखी इसका मतलब वो किसके बारे में है, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग के बारे में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है एसएससी जेई है तो यहाँ पर कोई एक ही ऑप्शन सही होगा भैया, दो या तीन ऑप्शन सही
नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगेन यहाँ पर मैंने फोटो लगा दिया है ऑलरेडी, पहले से समझाना है तो फोटो की जरूरत तो पड़ेगी यार। 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ मीन डायमीटर d, number of coils n and a wire diameter small d is subjected to an axial force p। अगेन यहाँ पर भी वही सेम एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है, p एक्ट कर रहा है, तो बोलता है कि भैया इसमें क्या क्या एक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको चीजें समझा दी है, लेकिन देखो ये है 2017 का क्वेश्चन। 2012 का था पहला क्वेश्चन, 12 में क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग पे सवाल था। 17 में थोड़ा सा और एडवांस करके उसने किस पे पूछ लिया, ऑन द ओपन हेलिकल स्प्रिंग। तो ओपन हेलिकल स्प्रिंग में आंसर क्या हो जाएगा सर, ट्विस्टिंग भी होगी, शियर भी एक्ट करेगा और बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों का ही इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आई होप शायद डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ लिख दिया था ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। और ओपन कॉइल्ड और हमारे क्लोज्ड कॉइल में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोलता है, 2012 का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग अंडर एन एक्सियल टॉर्क इज गिवन बाय। देखो क्या एक्ट कर रहा है, एक्सियल टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब ये है अगर इसकी एक्सिस, तो इसके अबाउट यहां पर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं यहाँ पर से निकाल सकता हूं दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब ये आप लोगों ने सिंपल जो ट्विस्टिंग वाली इक्वेशन है वो आपने सभी ने पढ़ी है ना। क्या पढ़ा था वहां से, एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात कर लेते हैं। तो वो क्या था, दैट इज टी एल अपॉन जी इंटू जे, यही था फॉर्मूला, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ही आपको पूछता हूं कि भैया मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में टॉर्क लगाया गया है, ये चीज तो बोली गई है, लेकिन अगर मैं एक बार यहां से घूमकर वापस से इधर आता हूं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, हाँ या ना। तो लेंथ की वैल्यू में यहाँ पर क्या लिख देता हूं, एक ही पर्टिकुलर सर्कल के लिए बात कर रहा हूं, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू बी और 2 पाई आर, ठीक है। आर इज नथिंग बट दैट इज डिस्टेंस, कैपिटल आर, ठीक है। लेंथ की वैल्यू होगी, लेकिन जी की वैल्यू को एज इट इज लिख देता हूं। जे की वैल्यू की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, सर्कुलर स्प्रिंग है तो उसके लिए जे की वैल्यू क्या होती है, पाई डी रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आईपी निकालोगे तो उसमें 32 आता है, बाकी सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया होता तो वो आता 64 नीचे। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी 64, दैट इज 32 इंटू 2 टी, बाकी पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा आर, है ना। एक आर तो ये बच गया है, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं और बात कर लेता हूं यहाँ पर, और क्या बचेगा सर, नंबर ऑफ मेरे को सर्कल्स भी तो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर मैंने तो अभी एक सर्कल को ही यहाँ पर कंसिडर किया था, नंबर ऑफ टोटल सर्कल्स कितने होंगे तो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर एज एन, स्मॉल एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्कल्स आर एन, ये हो गया हमारे पास टोटल लेंथ, ठीक है। तो इंटू एन भी करना चाहिए था ताकि टोटल लेंथ मिल जाए, है ना। फिर इसके अलावा ये देखिए डी रेस टू पावर 4 भी है, वो नीचे ही रहेगा, डी रेस टू पावर 4, जी भी नीचे रह जाएगा, है ना। तो आई होप शायद जल्दी समझ में आ गया है। लेकिन देखो फॉर्मूला जो है ना उसमें न्यूमरेटर में आर नहीं है बल्कि सब में डी दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, एज इक्वल टू बी और 64 की जगह 2r को लिख देता हूं डायामीटर, तो ये हो जाएगा 32 टी इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय जी इंटू डी रेस टू पावर 4, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है ना। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अच्छे से चलो फॉर्मूला याद करके भी गए थे या फिर ना भी याद किया हो, आपने डिराइव करा तो देखने को क्या मिल रहा है कि सर फॉर्मूले में तो कहीं जी है ही नहीं, सब जगह क्या दिख रहा है हमारे ऑप्शंस में, ई दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है, बोल दो कि भैया क्वेश्चन गलत है मैं नहीं करूंगा टिक, या फिर बाद में लड़ लीजिएगा कि भैया क्वेश्चन सही था कि गलत था, अभी जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखता है आप उस पर टिक कर दीजिए। क्योंकि देखो हर बार जब भी एग्जाम होती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही है जो कि गलत होने के चांसेस है, हो सकता है गलत हो जाए फाइनली डिसाइड,
लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि आप अभी एग्जाम हॉल में होंगे तो वहां पर कोई एक ऑप्शन पे टिक करना ही पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो देखिए यहाँ पर दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद योर बी, बस ई की जगह जी लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना। तो जो डिफरेंस है यहाँ पर वो मैं एग्जैक्टली आपको बता दिया हूं कि फॉर्मूला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन है, बोलता है दैट द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज। बस स्टिफनेस क्या होती है ये तो आप लोगों ने आई होप बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। स्टिफनेस इज नथिंग बट दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो या फिर डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट, फॉर वन यूनिट डिफ्लेक्शन और कंप्रेशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसी की बात करूं, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वैसे तो, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली बात है ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं सिंपली डेल। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एमएम में बोल दिया जाता है कई बार, या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, तो यूनिट भी मैंने बता दी, बाकी हाँ जितना ज्यादा स्टिफनेस होगा उतना ही उसको मुश्किल होगा खींचना। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्प्रिंग होती है जिसको खींचना बहुत मुश्किल है या जिसको दबाना भी बहुत मुश्किल है, मतलब फोर्स अप्लाई करूंगा तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखने को या ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता किसी स्प्रिंग में, तो उसकी स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अभी फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियरली समझ में आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2008 का क्वेश्चन है, बोलता है दैट अ क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग is subjected to a torque about its axis. The spring wire would experience a। देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा जो वायर है ना उस पर क्या एक्ट कर रहा है? टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब जो इसकी एक्सिस है उसके अबाउट क्या एक्ट कर रहा है? टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो भैया एक बात को क्लियरली समझिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर स्प्रिंग। ठीक है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पर इसके अलग अलग पूरा यहाँ पर इसकी थिकनेस वगैरह नहीं शो कर रहा हूं। ठीक है, बट आई होप शायद बात क्लियरली समझ में आई है। यहाँ पर से मैंने अप्लाई कर दिया क्या? यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया एक टॉर्क, यहाँ पर मैंने एक टॉर्क अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब क्लियरली बात को समझिएगा जरा, यहाँ पर अगर ये टॉर्क अप्लाई करा गया है तो ये टॉर्क क्या कोशिश करेगा? ये टॉर्क कोशिश करेगा कि भैया ये जो मेरी स्प्रिंग है इसका जो भी डायमीटर अभी फिलहाल कॉइल का, वो डायमीटर को मैं या तो कम करवा दूं या फिर मैं इंक्रीज करवा दूं, है ना। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? द टॉर्क अप्लाइड will try to compress or expand the coil of spring। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई करा या फिर टॉर्क भी अप्लाई करा है डायरेक्टली, तो ये टॉर्क क्या होगा? यहाँ पर से फिर ट्रांसफर होगा, और जब वो ट्रांसफर होगा तो वो एक्ट करेगा कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ नहीं एक्ट कर रहा है एक्चुअली ये, इसके लिए चलिए अगर मैं आपको अलग से दिखाता हूं, ये यहां से इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टली नहीं है बल्कि ये कैसा है? बल्कि सर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पर क्योंकि 2D है डायग्राम, तो चीजें समझ में आएगी कि सर ये अगर मान लीजिए आपका ये आपका पूरा एक एक्सिस है, ये आपका पूरा स्प्रिंग है, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है कि ये है डायरेक्शन। अब इसको आप चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं अपने डायग्राम में, क्योंकि 2D में जब बनाओगे तो वो कैसे भी बन सकता है, लेकिन एक्चुअली जब ये एक्ट कर रहा है ऑन द स्प्रिंग, तो सर ये स्प्रिंग को यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पर से मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट दैट इज कॉज्ड हियर? दैट इज नथिंग बट दैट इज टी इनटू diameter by 2, because the distance, perpendicular distance is nothing but that is equals to be d by 2। ठीक है, तो मोमेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूं तो वो क्या हो जाता है? m इंटू वाई बाय आई। ठीक है, तो वो तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, बट आई होप शायद समझ में आई है यहाँ पर कि बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा विच इज एग्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 2013 का है। बोलता है कि भैया दो स्प्रिंग्स है, द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग्स। एक स्प्रिंग का है यहाँ पर स्टिफनेस S1, दूसरे की स्टिफनेस है यहाँ पर S2, आर ज्वाइंड इन सीरीज इज गिवन बाय। तो भैया यहाँ पर बात को क्लियरली समझो कि अगर मान लीजिए ये है आपका एक फिक्स्ड सपोर्ट और यहाँ आपने अप्लाई कर दिया एक स्प्रिंग, दूसरी स्प्रिंग, तीसरी स्प्रिंग, चौथी स्प्रिंग, और इन पे फिर कंबाइंडली फोर्स आपने अप्लाई कर दिया यहाँ। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ योर स्प्रिंग्स। अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो इस केस में जो इक्विवेलेंट यहाँ पर स्टिफनेस की फॉर्मूला बनता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द समेशन ऑफ स्टिफनेसेस ऑफ ऑल द डिफरेंट स्प्रिंग्स इन पैरेलल। बट अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर स्प्रिंग का जो एंड है उससे दूसरी स्प्रिंग भी यहाँ पर क्या है, अटैच्ड है, और कुछ इस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। लेट अस सपोज इसका है S1, इसका S2 है और इसका S3 है यहाँ पर स्टिफनेसेस, देन इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द कंबाइंड स्प्रिंग है ना, इज गिवन एज 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। देखिए अभी फिलहाल मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन डेरिवेशन करना ही है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना होता है। पहला कंसेप्ट जो इसमें याद रखना है वो ये है कि भैया जो फोर्स है वो फोर्स चारों की चारों स्प्रिंग्स मिलकर उठाएगी। इसमें क्या देखने को मिलता है कि सर तीनों में ही जो फोर्स है वो तीनों के तीनों ही उठा रही है ना, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है तीनों उठा रही है। जबकि इसमें क्या देखने को मिलता है कि फोर्स तीनों मिलकर उठा रही है या चारों मिलकर उठा रही है, क्योंकि मैंने डायग्राम में चार बना दिए हैं पैरेलल वाले डायग्राम में। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो डिफ्लेक्शन है वो सब में सेम है ना, सब में डिफ्लेक्शन सेम है। जबकि इसमें क्या देखने को मिलता है दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल स्प्रिंग इज द समेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन इन ऑल द स्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये जो दो बेसिक कंसेप्ट है ना, इनके बेसिस पे ये डेरिवेशन कर लेते हैं आप लोग। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर जो याद रखना है, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर फोर्स इज इक्वल्स टू बी K इंटू डेल। ये तीन यहाँ पर फॉर्मुलेज है जिनको अप्लाई करते हो और ये फाइनली फॉर्मूला आप डेवलप कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा आसान था वैसे ये क्वेश्चन। पूछा क्या गया है, पूछा गया है जॉइंट इन सीरीज की बातें कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा S1 S2, अच्छा दो ही यहाँ पर तो S3 को रहने देता हूं, और एक में आ जाएगा S2, दूसरे में आ जाएगा S1 इज इक्वल्स टू बी 1/S। पूछा क्या है, S का फॉर्मूला। ठीक है, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें सीरीज वाला कंसेप्ट पूछा गया था, हो सकता है कभी पैरेलल वाला कंसेप्ट पूछ ले, या फिर हो सकता है आपको वैल्यूज दे दे S1 S2 की और वो कैलकुलेट करवा दे, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा इस तरह से क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन नया बन जाएगा। तो हो सकता है ऐसा सवाल भी आपको मिल जाए। फिलहाल आंसर दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगेन मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, बड़ा शानदार फोटो दिख रहा है। इस तरह की स्प्रिंग्स जरूर आप सभी ने देखी होगी। सच स्प्रिंग्स आर नोन एज फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग्स, जिसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग्स। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग्स कहाँ यूज होती हैं। तो आंसर मैं चलिए इसका फटाफट आपको दे ही देता हूं, है ना, कि ये कहाँ यूज होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक फोटो रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक मेन स्प्रिंग है, ये दिख रही है मेन स्प्रिंग, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेन स्प्रिंग, दिख रही है, दिस इज मेन स्प्रिंग। इसको हम लोग ने अटैच करा विद सम गियर्स, गियर्स पे एक पे लगा हुआ है सेकंड हैंड, दूसरे पे यहाँ पर अगेन दिख रहा होगा आगे यहाँ पर कॉर्ड्स ऑसिलेटर लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। ये क्या है, इन सबको ही कंबाइन करके जब अरेंज किया जाता है तो आपकी बन जाती है घड़ी। ठीक है, क्या बन जाती है, घड़ी। या फिर इसके अलावा आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, एक कार आती है जिसको आप पीछे खींचते रगड़ के, तो उसकी स्प्रिंग क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है, और फिर जैसे उसको छोड़ते तो आगे भाग जाती है।
चाबी वाबी का भी सिस्टम होता है, लेकिन एक ऐसी भी होती है जिसको सिंपली ड्रैग करा पीछे की तरफ और छोड़ दिया, वो आगे चले जाती है। याद है, कभी उसका पोस्टमार्टम किया होगा, उसमें भी इसी तरह की स्प्रिंग देखने को मिली होगी, है ना। तो किसमें देखने को मिलती है इस तरह की स्प्रिंग? जैसे वॉच में, है ना, अलार्म्स में, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया आपको, टॉयज में, टॉयज की जो की होती है ना, वो भी इसी तरह की स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आती है स्पाइरल स्प्रिंग क्या होती है। नेक्स्ट आ जाती बात, देखो हमारा आंसर तो मिल ही चुका है, वॉचेस में होती है ये स्पाइरल फ्लैट स्प्रिंग। नेक्स्ट आ जाती है सर, साइकिल्स में कौन सी स्प्रिंग होती है? तो भैया एक बार साइकिल का फोटो दिखाया जाए। साइकिल का फोटो रुको एक बार दिखाता हूँ, ये रही सर साइकिल, आ गई साइकिल। देखिए सभी ने साइकिल चलाई है, बोलो यस और नो। अरे सर चलाई क्या है, अभी भी चलाते हैं कभी कभी, है ना। देखो जरा, कहीं दिख रही है स्प्रिंग? कौन सी स्प्रिंग दिख रही है? दिखाऊं? ये देखो, ये रही स्प्रिंग, दिख रही है। अब ये स्प्रिंग कैसी है सर? जो इसके पहले बनाई थी आपने, हेलिकल स्प्रिंग। क्या थी ये? हेलिकल स्प्रिंग थी, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है इसमें कौन सी यूज होती है? हेलिकल स्प्रिंग सर यूज होती है। तो इसको छोटा कर देता हूं, साइकिल में कौन सी यूज होती है ये भी लिख देता हूं, दैट इज हेलिकल स्प्रिंग। अच्छा सर, हेलिकल स्प्रिंग दिखती कैसी है? तो चलो इसका भी एक फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को यहाँ पर ही लगे हाथ, इसी के साथ साथ, ताकि आपके लिए एक कलेक्शन हो जाएगा कि भैया चीजें समझना है तो ये वाला आप फोटो देख लीजिएगा। ठीक है सर, दिस इज योर हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है सर, चलिए आगे समझ में आ गया। अच्छा, तीसरी एक और स्प्रिंग होती है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट दैट इज लीफ स्प्रिंग। कौन सी स्प्रिंग? लीफ स्प्रिंग। ठीक है, अब लीफ स्प्रिंग कैसी होती है ये भी बता देता हूँ, चलो लगे हाथ। तो लीफ स्प्रिंग आप लोगों ने ये देखी है, बोलो यस और नो, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? डायरेक्टली फोटो दिखाया ताकि आपको चीजें याद आ जाए कि हाँ भैया ऐसा कुछ देखा है। ये क्या है? ये सर ट्रक की एक्सेल है, जिसमें नीचे की तरफ लगा हुआ एक स्प्रिंग दिख रहा है, दिस इज लीफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ट्रक्स है उनमें या इवन कार में भी ये इस तरह का आप स्प्रिंग देखते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ये लीफ स्प्रिंग रोड व्हीकल्स में यूज होती है, रेलवे वैगन में हमारी लीफ स्प्रिंग यूज होती है, ठीक है, रेलवे में भी देखा होगा। और साइकिल्स में कौन सी यूज होती है? दैट इज हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो फिलहाल आंसर क्या है? फिलहाल आंसर यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आई होप शायद क्लियरली समझ में आया है। और ये जो फोटोज है, इन फोटोज को आप रख लो, बेहतर रहेगा, है ना, ताकि आपको कभी चीजें भूल ना पाओ बिल्कुल भी आपको, है ना। इस तरह के सवाल हो सकता है कभी आपको दोबारा पूछ लिए जाए कि भाई कहाँ कौन सी स्प्रिंग लगती है। तो भैया चाहे आपने वो बॉडी, वो डिवाइस देखा हो, लेकिन अगर ये पता ही नहीं है कि किस तरह की स्प्रिंग्स होती है, तो भाई फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए ये चीज को संभाल के रख लीजिए, देख लीजिएगा बाद में दोबारा। नेक्स्ट आ जाता है 2017 का क्वेश्चन, बोलता है कि भैया एक क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग है जो कि एब्जॉर्ब करता है एक यहाँ पर एनर्जी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने? दैट इज गिवन एज इक्वल्स टू बी 30 न्यूटन। कितना दिया है? 30 न्यूटन। और फिर बोलता है कि इसको हमने एक्सटेंड करा बाय, मतलब एक्स बोल दो या फिर डेल बोल दो, कितना दिया है? 5 mm। तो इसकी स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैं स्टिफनेस की बात करता हूं तो स्टिफनेस इज गिवन बाय योर की, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि भैया क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है फॉर द स्ट्रेन एनर्जी दैट इज स्टोर्ड? बिल्कुल सर, फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। या फिर इसी को लिख सकते हैं एज इक्वल टू बी द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज योर एफ इंटू, एफ इज नथिंग बट दैट इज के इंटू एक्स। और अगेन यहाँ पर जो डेल है उसी को मैंने एक्स भी लिखा था, तो यहाँ पर इंटू एक्स कर दीजिए। हाफ के इंटू एक्स वाला फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। 30 न्यूटन, यूनिट है इसकी एमएम में, ठीक है। न्यूटन एमएम इज इक्वल्स टू बी हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 5 स्क्वायर, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एज के विल बी इक्वल्स टू बी और 60 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल्स टू बी 2.4 न्यूटन पर एमएम। तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 2.4, लेकिन अगर ऑप्शंस देखता हूं तो एग्जैक्टली ऑप्शन मैच ही नहीं करता है। एग्जाम में छोड़कर तो आएंगे नहीं, अगर ऑप्शन मैच नहीं भी कर रहा तो जो सबसे अप्रोप्रिएट है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। तो 2.4 अगर वैल्यू आ रही है तो आंसर कौन सा होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक कर देंगे।
क्वेश्चन बोलता है हमें यहां पर दैट द मैक्सिमम shear stress occurs on the outermost fiber of a circular shaft under torsion. फिर आगे बोलता है इन अ क्लोज्ड coiled helical spring the maximum shear stress occurs on the, देखो डायग्राम एक्चुअली क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये तो मैंने खुद ही यहाँ पर रखा हुआ है आपके समझाने के लिए। अभी बात को क्लियरली समझिए कि यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया है, मैंने अप्लाई कर दिया है टॉर्क, टॉर्शन, है ना। तो लेट अस सपोज कि ये वायर का डायामीटर है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब एक इधर होगा एक इधर होगा, क्यों सर ऐसा, क्योंकि भैया ये घूमा हुआ है ना आपका वायर पूरा इस तरह से, है ना। मैंने बीच में से कट कर दिया अभी फिलहाल ताकि आपको मैं समझा पाऊं। लेकिन एक बात क्लियरली समझिए यहाँ पर कि ये है, अगर आप मान लीजिए आपका टॉर्क की डायरेक्शन, ये है आपके टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर जो हमारा शीयर स्ट्रेस एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा ऑन द सरफेस ड्यू टू द टॉर्जन, और जो टॉर्जन वाला जो शीयर स्ट्रेस है वो एक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायग्राम का वेरिएशन आप अगर मैं आपको बताऊं तो ये शीयर स्ट्रेस का वेरिएशन आप सभी ने पढ़ा है कुछ इस तरह से, आया ना। सर्कुलर शाफ्ट अगर है उसमें टॉर्क अप्लाई किया गया तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि भैया किस तरह से शीयर स्ट्रेस वेरी करता है। लेकिन वहीं इसी के अलावा अगर मैं आपको बोलता हूं कि भैया जो यहाँ पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन का शीयर स्ट्रेस है वो कैसा एक्ट करेगा, तो वो भाई दोनों ही यहाँ पर जो केसेस है उन केस में, चाहे आपका आउटर एज ले लो चाहे आपका इनर एज ले लो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे से फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ ही चलेगा ये वाला हमारा ट्रांसवर्स शीयर स्ट्रेस। तो एक तो है हमारा ट्रांसवर्स शीयर स्ट्रेस जिसको मैंने यहां पर दिखाया है बाय द ब्लू कलर, और दूसरा मैंने दिखाया है ग्रीन वाला, दैट इज ड्यू टू द टॉर्शन, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द टॉर्शन, ठीक है। तो इन दोनों का ही इफेक्ट लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने आउटर सरफेस पे कैलकुलेशन करी तो आउटर सरफेस कौन सा है, वो ये वाला है। क्या देखने को मिल रहा है कि सर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू बी शीयर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन माइनस ट्रांसवर्स शीयर स्ट्रेस। बट अगर मैं इनर सरफेस की बात करता हूं तो इनर सरफेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू बी टाउ ऑफ टॉर्जन प्लस टाउ ड्यू टू ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है दोनों का जहां समेशन हो रहा है वहां पर टोटल वैल्यू ज्यादा रहेगी। और पूछा ये था कि भाई मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कहां एक्ट करेगा, तो दैट विल बी ऑन द इनर मोस्ट फाइबर्स, दैट विल बी ऑन द इनर मोस्ट फाइबर्स, ठीक है। तो बात को यहाँ पर क्लियरली समझिए। देखिए जो ट्रांसवर्स शीयर स्ट्रेस है वो तो फोर्स की डायरेक्शन में ही चलता है ना, वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। पर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि भैया जो हमारा जो टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेस है वो इनर और आउटर दोनों पे ही अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बिकॉज टॉर्क आपने अप्लाई करा ऑन द वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 2017 का, क्या बोल रहा है कि एक क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग है जिसमें टॉर्क अप्लाई कराया गया अबाउट इट्स एक्सिस, भैया इसमें क्या एक्ट करेगा। देखो ये 2017 का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि टॉर्क अप्लाई करा है क्लोज्ड में। अच्छा ये 2017 में भी एक सवाल था, मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2017 का एक और क्वेश्चन था, हमारा था क्वेश्चन नंबर ये वाला, ओपन कॉइल। तो ओपन कॉइल में तीनों ऐड करते हैं, है ना, एक्सियल फोर्स, और बाकी दूसरा था यहाँ पर हमारा अभी जो आया था सवाल, उसमें एक्ट कर रहा है क्लोज्ड कॉइल में टॉर्क, ठीक है। तो अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और उसका मैंने एक्चुअली आपको पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 2018 का, दैट द पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अ वायर बाउंड इन स्पाइरल फॉर्म इज कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग। सही बात है यार, क्या करते हैं हम लोग, बस एक जो एक वायर है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं एक एक पर्टिकुलर स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। एक सर्कल, एक आप सर्कुलर रॉड ले लो, उसी के ऊपर आप उसको बाउंड कर लेते हो और फिर उसके बाद रॉड को हटा दिया जाता है। तो दैट इज योर हेलिकल स्प्रिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, हेलिकल स्प्रिंग की डेफिनेशन दी है, डायग्राम नहीं है साथ में,
डायग्राम मेरा पार्ट है, बाकी क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि सर पिच ऑफ अ क्लोज कॉइल स्प्रिंग इज वेरी स्मॉल। अब पिच क्या होता है, ये यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है डायग्राम में। ठीक है, मैं इसको बनाता तो ऑब्वियसली बात है शायद इतना अच्छा नहीं बन पाता, और बनता भी तो टाइम लगाता। तो पिच क्या है, पिच सर कम होगी तो वो क्लोज्ड कॉइल कहलाएगा, अगर ज्यादा हुआ पिच तो ऑब्वियसली बात है दैट विल बी ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी सही है। अब दो सही है और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, सारे के सारे सही है, इसका आंसर थर्ड भी सही होगा। ठीक है, देखते फिर भी क्या बोल रहा है, दैट द एंगल मेड बाय द कॉइल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। बिल्कुल सही बात है ना, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोला जाता है हेलिक्स एंगल या फिर कॉइल एंगल, जो कि डायग्राम में दिख रहा है कॉइल एंगल, बाकी उसका हेलिक्स एंगल भी बुलाया जा सकता है। तो ये भी सही है। और अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 डिग्री से कम है तो उसको क्लोज कॉइल सिस्टम बोलते हैं या स्प्रिंग बोलते हैं, और अगर 10 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसको बोलते हैं ओपन कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर में ले रहा हूं सेम सेशन में, दैट इज ऑफ द थिन एंड थिक शेल्स। देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने 2005 का, बोलता है दैट द हुप टेंशन इन अ प्रेशर पाइप इज इक्वल्स टू बी। भाई हुप टेंशन की बात कर रहा है, एक बात समझो जरा, अगर मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, अभी पाइप मत समझिए आप, इसको सिलेंडर समझ लीजिए। ठीक है, अगर इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है या फिर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है और वो फ्लूइड अंदर भरा है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो क्या कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो वो इसकी वॉल पर इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो, है ना, और ना सिर्फ इधर बल्कि इधर से भी फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, सभी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो भी फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है वो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिलेंडर को कट करता हूं, देखो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया। अभी जरा बात को ध्यान से समझिएगा, ये है आपकी पूरी स्प्रिंग, ये है आपकी स्प्रिंग। ठीक, सो स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली सिलेंडर की बात करनी चाहिए। ये है हमारी सिलेंडर, ठीक है, स्प्रिंग हमने अभी जस्ट पहले चैप्टर खत्म किया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझिएगा कि जो हुप स्ट्रेस होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन क्लियरली समझ में आनी चाहिए। देखो ये है आपकी डायरेक्शन फॉर द हुप स्ट्रेस, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है सर, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है सर, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। क्या बुलाया जाता है इसको, एज सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो सिग्मा हुप लिख देता हूं या फिर सिग्मा सरकमफ्रेंशियल लिख देता हूं। ठीक है, बट अगेन ये एक्ट कर क्यों रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली बैलेंस कर रहा है किसी प्रेशर को। अब वो प्रेशर कौन सा है, जो यहां से इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो इंटरनल प्रेशर कौन से एरिया पे एक्ट करेगा, सवाल ये आता है। तो सर इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस एरिया पे, इस एरिया पे, ये जो ब्लू कलर से मैंने अभी इंडिकेट कर दिया, इस पर एक्ट कर रहा होगा हमारा इंटरनल प्रेशर कुछ इस तरह से। ठीक, समझ में आ गई बात। लेकिन सर ये जो इंटरनल प्रेशर है ये किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, अगर मैं ये एरिया की वैल्यू पूछूं तो देखो भैया, दिस इज द इंटरनल डायमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, इंटरनल प्रेशर P एक्ट कर रहा होगा ऑन एन एरिया दैट इज L इंटू डी, यस और नो। वहीं इसके अलावा अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया हुप स्ट्रेस कितने एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, तो हुप स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा ऑन दिस एरिया। कौन सा एरिया, चलो मैं वो कलर भी करके दिखा देता हूं आपको। पहले बाउंड्री बना देता हूं, ये है आपका बाउंड्री। ठीक है, किस एरिया पे एक्ट कर रहा है, आप चलो वो एरिया भी देख लो, ये है एरिया जिसपे आपका एक्ट कर रहा है हुप स्ट्रेस। ठीक है, तो अब हुप स्ट्रेस का एरिया तो मिल गया, लेकिन अब ये इसको लिख दो जरा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, वैल्यू बता दो जल्दी इसकी। तो दैट इज इक्वल टू बी 2L, 2 टाइम्स लेंथ कंप्लीट हुई है, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार ये वाली। ठीक है, तो 2L लिख दिया इनटू थिकनेस। थिकनेस क्या है, तो सर वो तो समझ में आता ही है सर, दिस इज योर थिकनेस। ठीक है, सो यहां से मिल जाता सिग्मा एच का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू बी पी डी बाय 2T। देखो एल एल कैंसल आउट हो जाएगा, लेंथ कैंसल आउट हो जाएगा यहां से, तो बस आपका हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल गया। याद रख लीजिएगा फॉर द
सिलेंडर के फॉर द सिलेंडर, ठीक है, ना कि स्प्रिंग। मैंने स्प्रिंग बोल दिया था गलती से। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा कौन सा यहाँ पर स्ट्रेस एक्ट कर सकता है, तो दूसरा स्ट्रेस जो एक्ट करेगा वो एक्चुअली ये जो फेस है ना, ये फेस पर भी तो एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर दिख रहा है, फेस पे भी तो एक्ट करेगा। तो फेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां से, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर फेस, ठीक। अब बात को क्लियरली समझिए यहां पर कि अब यहां पर जो दूसरा हमारा इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है वो इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इंटरनल प्रेशर तो इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। अब क्योंकि ये टूटा तो है नहीं, फेल तो हुआ नहीं है हमारा सिलेंडर, तो इसमें एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको पूछता हूं कि भैया सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल कितने एरिया पे एक्ट कर रहा होगा, तो सर वो एक्ट कर रहा होगा इस एरिया पे, ठीक है। अगर इधर से ऐसे कट किया होता तो ये एरिया दिख जाता ना आपको, ये वाला एरिया दिखेगा ना आपको। तो कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ, वापस से सुन लो, वापस से देख लो एक बार, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पे एक्ट कर रहा है आपका। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है वो, सर दैट इज इक्वल टू बी 2 πr या फिर पाई इंटू डी, दैट इज द सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। अच्छा, किसको ओवरकम कर रहा है, इंटरनल प्रेशर को। कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है इंटरनल प्रेशर, तो सर वो ये वाले एरिया पे एक्ट कर रहा है इंटरनल प्रेशर, है ना। तो ये वाला एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू बी योर एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू बी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहां से मैं सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू लिख सकता हूं, कितनी आ जाएगी, पी डी बाय 4 टी, ठीक है। तो अभी यहां से ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, हुप स्ट्रेस ज्यादा है देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा, दोनों का रेशियो क्या है, सिग्मा एच टू द लॉन्गिट्यूडनल क्या आ जाएगा रेशियो, हुप ज्यादा है तो रेशियो आ जाएगा 2, दिख रहा है एग्जैक्टली। उल्टा रेशियो पूछा हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा क्या गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको डिराइव करवा दिया, PD/2T, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डेरिवेशन करवाया इसलिए टाइम ज्यादा लगा, बट पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया, कंसेप्ट समझा दिया है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, आगे वाले फटाफट हो जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, दैट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर डी एंड थिकनेस टी कैरीज फ्लूइड विद द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पी। हुप स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज PD/2T, ठीक है। पिछले वाले में भी हुप ही पूछ रहा था, हाँ सर पिछले वाले में भी हुप ही पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 2018 का बोलता है कि भी एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस रेशियो क्या होगा। तो भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला है PD/4T और इसका फॉर्मूला है PD/2T। रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2, दैट इज इक्वल टू बी और 0.5। आसान क्वेश्चन, 0.5 कौन सा ऑप्शन, सर नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। अगला एक और सवाल देखकर बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या आएगा। सर पूछता है 2018 का, दैट द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर इसकी वैल्यू होती PD/2T और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू होती PD/4T। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। देखो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, मुझे पता है। पहले क्वेश्चन में डेरिवेशन देख लिया हम लोगों ने, ताकि ये समझ में आ पाए दैट व्हाट इज हुप स्ट्रेस एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उनके फॉर्मूले को आप किस तरह से डिराइव कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखकर बताओ जल्दी, 2013 का है, बोलता है इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस। भाई लॉन्गिट्यूडनल होता है PD/4T और हुप स्ट्रेस होता है PD/2T। तो रेशियो आ जाएगा 1/2, 1/2 इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या बोलता है 2017 का, दैट हुप स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ थिन सिलेंडर बाय बाइंडिंग इट विद द वायर अंडर टेंशन विल बी। देखो क्या बोल रहा है कि ये है एक मेरा वायर, एक मेरा सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये लिखा सिलेंडर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर मैंने लपेट दिया एक वायर, तो वायर को थोड़ा सा मोटा बनाकर दिखाऊंगा यहाँ पर इस केस में। लेट अस सपोज कि ये आपने वायर लपेटा है,
ये वायर आपने लपेट दिया इसके ऊपर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, वायर लपेट दिया, वो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि ये वायर जो है, ये वायर कैसा है, ये वायर, इसमें आपने टेंशन लगाई है, ये लिखा है क्या, दैट वायर इज इन द टेंशन। ठीक है, तो ये देखो, अगर इसको खींचने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा कोशिश, ये वायर कोशिश करेगा कि भी मैं सीधा हो जाऊं। अब सीधा ये कैसे हो सकता है, जब ये जो सर्कल में घूमा हुआ है, इस सर्कल को खत्म कर दे, सर्कल को छोटा कर दे, सीधा तभी हो सकता था ये। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसको दबाएगा पूरे के पूरे सिलेंडर को, यस और नो। और ऑब्वियस सी बात, अगर दबाएगा तो हमारा सिलेंडर पे किस तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, हुप स्ट्रेसेस। किस तरह के होंगे, कंप्रेसिव होंगे, क्योंकि वो दबाने की कोशिश कर रहा है सिलेंडर को। ठीक है, सो यहां पर से मैं क्या बोल सकता हूं, दैट एज अंडर टेंशन वायर विल ट्राई वायर विल try to become straight, and hence tends to the diameter of cylinder। ठीक है, और अगर ये सिलेंडर का डायमीटर रिड्यूस करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, दस hoop stress produced will be compressive। hoop stress produced will be compressive। ठीक है, आई होप शायद दिख रहा है, लाल कलर है वैसे, इजीली दिख रहा है, चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सा हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, 2017 का क्वेश्चन है। बोलता है एक थिन सिलेंड्रिकल शेल है जिसमें आपने इंटरनल प्रेशर अप्लाई करा है, उसमें क्या क्या डेवलप होगा, किस तरह का चेंजेस होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का स्ट्रेन कितना होगा। तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली दो स्ट्रेसेस हैं। एक है हमारा ये, अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है तो एक तो इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज हूप स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है सिग्मा वन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा टू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वन अपॉन ई माइनस सिग्मा टू अपॉन ई माइनस सॉरी इंटू म्यू माइनस म्यू इंटू सिग्मा थ्री अपॉन ई। तो इस केस में अगर मैं अप्लाई करता हूं फॉर्मूला, तो क्या लिख दूंगा, सबसे पहले सिग्मा एल, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लिख रहा हूं, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एच, सिग्मा लिखना था, म्यू इंटू सिग्मा एच अपॉन ई। अच्छा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पी डी बाय फोर टी ई माइनस पी डी बाय टू टी ई इंटू म्यू। ठीक है, तो यहां से इसी को लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं पी डी बाय फोर टी ई इंटू वन माइनस, क्या लिख दूं, टू टाइम्स ऑफ म्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला खैर पूछा नहीं था हमें क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है भैया आगे वाले आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाए फॉर्मूला, या फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इसी तरह से अगर मैं डायमेट्रिक स्ट्रेन की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यूज मैंने बताई दी है सिग्मा एच और सिग्मा एल की, फॉर्मूला बता देता हूं फाइनल। तो दैट इज फोर टी ई इंटू टू माइनस म्यू। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करता हूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है क्या, दैट इज इक्वल्स टू बी योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसी की वैल्यू लिखोगे तो दैट इज इक्वल्स टू बी पी डी बाय फोर टी ई इंटू फाइव माइनस फोर म्यू। ठीक है, बट सर ये वैल्यूज वगैरह तो पूछी नहीं अभी फिलहाल, हमें क्या पूछा है कि क्या चेंज होगा। देखो, अगर अंदर प्रेशर में फ्लूइड भरा हुआ है तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा पूरे सिलेंडर की, तो ऑब्वियस ही बात है इसके कारण वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, है ना। लेकिन सर अगर वॉल्यूम बढ़ने की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है डायमीट्रिक भी उसका एक्सटेंशन हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी लेंथ भी बढ़ रही होगी, और इसका जो डायामीटर है वो भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इसको आपस से लिख देता हूं, डायामीटर भी बढ़ रहा होगा, तो भैया सभी बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, पहला बोल रहा है डिक्रीज इन डायमीटर एंड लेंथ ऑफ शेल। नहीं सर, ऑब्वियसली बात है, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल नहीं है, मतलब अंदर भरा हुआ प्रेशर। तो अगर अंदर प्रेशर है तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज नहीं होगा।
दोनों इंक्रीज होने चाहिए, जो कि सेकंड में भी नहीं है, और दोनों इंक्रीज थर्ड में भी नहीं लिखा, मतलब आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है बोलता है 2018 का, दैट फॉर परमिसिबल shear stress the torque transmitted by a thin tube of mean diameter d and wall thickness t is। भाई परमिसिबल shear stress की बात कर रहा है ना। अब थिन ट्यूब जो है, थिन ट्यूब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उसमें अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कोई और उसका तो क्रॉस सेक्शन है ही नहीं, है ना। थिकनेस बहुत छोटी है, तो उसमें एक्चुअली एक्ट कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ शीयर स्ट्रेस भी बोल रहा है साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ट्विस्टिंग हो रही होगी या फिर टॉर्क वहां पर अप्लाई किया गया होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इवन अगर मैं चेक करता हूँ टॉर्क के कारण, अगर शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टी इंटू आर बाय जे, है ना। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं भैया टॉर्क एक्ट कर रहा है दैट इज टी, ठीक है, इनटू आर। अब लेकिन सवाल ये आता है सर कि जे की वैल्यू क्या लिखूं फॉर द थिन शेल। अब थिन शेल की बात करें तो उसकी सिर्फ और सिर्फ थिकनेस होती है एक, है ना। और क्योंकि रेडियसेस में डिफरेंस नहीं बता सकते, इनर रेडियस और आउटर रेडियस में डिफरेंस नहीं बता सकते, तो पहली बात तो उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, दैट इज द सरकमफ्रेंस, ये होगी 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। और दूसरी हो गई इसकी थिकनेस, ताकि आपको क्या मिल जाएगा यहां से, ये हो जाएगा हमारा एरिया। लेकिन एक्चुअली एरिया नहीं लिखना है आपको, तो लिखना है जे। तो अगर मैं थिन सिलेंडर की बात करता हूं तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी 2 पाई आर क्यूब इंटू टी। थिन सिलेंडर नहीं बल्कि थिन शेल की बात कर रहा हूं मैं। तो दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी टी बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। टी इज द थिकनेस, स्मॉल टी इज द थिकनेस एंड कैपिटल टी इज द टॉर्क अप्लाइड। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बोल ही दिया टॉर्क अप्लाई किया गया है, तो भैया ये बताओ मेरे को क्या पूछ रहा था, कितना टॉर्क अप्लाई किया जा सकता है ना। तो टॉर्क कितना अप्लाई किया जा सकता है यही पूछ रहा था, तो दैट इज इक्वल टू बी टाउ इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। सर लेकिन आर के टर्म्स में नहीं पूछा गया है, पूछा किसके टर्म में, डायमीटर के टर्म्स में है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई डी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाय 4, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो टी टॉर्क का फॉर्मूला यहां से इजीली मिल गया, तो बड़ी आसानी से देखो टॉर्क यहाँ पर था, फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, शीयर स्ट्रेस के लिए अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाता था, है ना। बट हाँ, अब अगर ये फॉर्मूला ही याद ना हो आपको, जो आप पढ़ते हो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स में, है ना, अब आप ये सोचो कि यार ये एक्चुअली फॉर्मूला तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हमारा थिन शेल पे बेस्ड है, मैं तो थिन शेल में ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई फॉर्मूला मिल जाए ऐसा। भाई थिन शेल में ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ते हो आप, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि थिन शेल लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखकर तो समझ में कुछ आता नहीं है, तो अगर आपने गलती से यहाँ पर देख लिया कि सिर्फ थिन शेल पे बेस्ड क्वेश्चन, आप थिन शेल के फॉर्मूले रिवाइज करने बैठ जाओगे। क्वेश्चन एक्चुअली जो है वो टॉर्क पे बेस्ड है, लिखा है टॉर्क यहाँ पर, ऐसा नहीं टॉर्क नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये थिन शेल भी लिखा था, थिन ट्यूब भी लिखा था, तो दोनों कंफ्यूज कर सकता है आपको। खैर आंसर कैसे आना चाहिए था मैंने आपको वो समझा दिया, आंसर कौन सा आएगा, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। बड़ा आसान था वैसे ये क्वेश्चन, अच्छा टाउ की जगह आपको लिखना था एफ एस, जो कि क्वेश्चन में सिंबल दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि हमें इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने थे। तो फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।